जी हाँ दोस्तों, स्टार प्लस के शो झनक की कहानी अब उस मुकाम पर पहुंच चुकी है जहां सच और झूठ का फासला मिटने वाला है। लंबे समय से जो राज ऋषि ने अपने दिल में छिपा रखा था, अब वो धीरे धीरे उजागर होने लगा है। कहानी की शुरुआत होती है रात से, जब ऋषि घर लौटता है। उसके चेहरे पर थकान तो है, लेकिन आंखों में बेचैनी साफ झलकती है। अदिति उससे सवाल पूछती है कि वह इतनी देर कहाँ था, मीटिंग इतनी लंबी कैसे चल सकती है, लेकिन ऋषि हर बार की तरह इस बार भी बात को टाल देता है। वह कहता है कि एक इमरजेंसी मीटिंग थी, इसलिए देर हो गई। अदिति की आंखों में शक झलकता है, पर वह कुछ नहीं कहती। मगर मन में तूफान उठने लगता है कि ऋषि के शब्दों में कहीं न कहीं कोई झूठ तो छिपा है। रात बीतती है, पर अदिति को नींद नहीं आती। वह सोचती रहती है कि आखिर क्या है जो ऋषि उससे छिपा रहा है। सुबह होती है, घर में सभी लोग हॉल में बैठे हैं। ऋषि भी वहीं आता है, चेहरे पर हमेशा की तरह सामान्य मुस्कान लिए। तभी अचानक टीवी पर ब्रेकिंग न्यूज फ्लैश होती है। सिमरबीनी गांव की झनक को मिला सम्मान। सभी का ध्यान टीवी की ओर जाता है। स्क्रीन पर झनक दिखाई देती है, हाथ में अवार्ड लिए हुए, भीड़ में मुस्कुराती हुई। कमरे में एक पल के लिए सन्नाटा छा जाता है। अदिति की आंखें स्क्रीन पर टिक जाती हैं। और अगले ही पल वह दृश्य आता है जिसने पूरे घर को हिला दिया। स्क्रीन पर ऋषि दिखाई देता है, जो उसी मंच पर झनक के बगल में खड़ा है और कह रहा है। झनक एक मजबूत और प्रेरणादायक महिला है, जिसने कठिन परिस्थितियों में भी हार नहीं मानी। ये शब्द सुनते ही अदिति के चेहरे का रंग उड़ जाता है। उसके मन में सवालों की बाढ़ आ जाती है। आखिर ऋषि सिमरबीनी गांव में क्या कर रहा था, और झनक के साथ उसका क्या रिश्ता है। ऋषि का दिल तेजी से धड़कने लगता है। उसे एहसास होता है कि अब उसका सच किसी भी वक्त खुल सकता है। अदिति धीरे धीरे उसकी ओर देखती है। उसकी आंखों में दर्द, गुस्सा और टूटे भरोसे का मिलाजुला भाव है। वह बिना कुछ कहे वहां से उठकर अपने कमरे में चली जाती है। घर का माहौल पूरी तरह बदल चुका है। ऋषि कोशिश करता है कि किसी तरह बात को समझा सके, पर अब सब कुछ उसके हाथ से निकल चुका है। अदिति के मन में बस एक ही सवाल गूंज रहा है, क्या वह आदमी जिससे उसने अपनी जिंदगी जोड़ी, वास्तव में उसी का है या किसी और का। कहानी में मोड़ तब आता है जब अदिति अपने शक को यकीन में बदलने का फैसला करती है। वह चुपचाप सिमरबीनी गांव पहुंच जाती है। वहां उसका सामना उस हकीकत से होता है जो उसे भीतर तक हिला देती है। मंच पर झनक खड़ी होती है, भीड़ तालियां बजा रही होती है, और मंच के पास ऋषि मौजूद होता है। वही ऋषि जो कह रहा था कि वह कोलकाता में मीटिंग में है। अदिति की आंखों के सामने सब कुछ घूमने लगता है। वह देखती है कि ऋषि ही झनक को अवार्ड थमा रहा है और माइक पर उसके संघर्षों की तारीफ कर रहा है। वह कहता है, झनक जैसी लड़कियां हमारे समाज की असली पहचान हैं। इन शब्दों को सुनकर अदिति के भीतर कुछ टूट जाता है। गुस्से और अपमान के बीच अदिति पुलिस को फोन करती है। थोड़ी देर में पुलिस वहां पहुंचती है और सबके सामने ऋषि को गिरफ्तार कर लेती है। भीड़ हैरान रह जाती है। झनक समझ नहीं पाती कि यह सब क्या हो रहा है। ऋषि कुछ कहने की कोशिश करता है, लेकिन अदिति अब किसी की बात सुनने के मूड में नहीं है। वह ठंडे स्वर में कहती है, जिसने मेरे भरोसे को तोड़ा, उसे अब किसी माफी की हक नहीं। पुलिस ऋषि को लेकर चली जाती है और मंच पर फैला सन्नाटा सब कुछ कह जाता है। इस सब के बीच झनक खुद को संभालने की कोशिश करती है। वह समझ जाती है कि अब उसका नाम और रिश्ता दोनों सवालों में घिर गए हैं। समारोह खत्म होने के बाद वह ऋषि से मिलने जाती है और बहुत शांत आवाज में कहती है, आपने जो किया उसका असर सिर्फ आपके रिश्ते पर नहीं, मेरी इज्जत पर भी पड़ा है। ऋषि सिर झुका लेता है। वह कहता है कि उसने कभी नहीं चाहा कि बात इतनी आगे बढ़े। वह बस झनक की मदद करना चाहता था, उसके संघर्ष को दुनिया के सामने लाना चाहता था। लेकिन झनक उसे रोक देती है। आपकी मदद ने मुझे नहीं, मेरे अस्तित्व को चुनौती दी है। वह कहती है, मैं अदिति का सम्मान करती हूँ और अब अपने आत्मसम्मान को बचाने के लिए किसी के सहारे की जरूरत नहीं।
ऋषि की आंखों में पश्चाताप झलकता है। वह कहता है कि वह सिर्फ दोस्ती निभाना चाहता था, लेकिन हालात ने सब कुछ गलत साबित कर दिया। जनक का चेहरा कठोर हो जाता है। दोस्ती भी वही निभा सकता है जो सच्चाई से भागता न हो, वह कहती है और वहां से चली जाती है। उसके कदमों में मजबूती है, पर दिल में हल्का दर्द भी है। ऋषि वहीं खड़ा रह जाता है, जैसे उसके सारे शब्द हवा में खो गए हों। उधर अदिति की रातें अब सुकून से खाली हैं। वह अपने कमरे में बैठकर उन पुराने पलों को याद करती है, जब ऋषि ने उसे भरोसा दिलाया था कि उनके बीच कोई तीसरा नहीं आएगा। लेकिन अब वही भरोसा उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गया है। वह सोचती है कि क्या रिश्ता किसी एक झूठ से खत्म हो सकता है या फिर किसी माफी से दोबारा जुड़ सकता है। घर में अगली सुबह सब चुप हैं। ऋषि बेल पर बाहर आता है, लेकिन किसी की नजर में अब उसके लिए वही सम्मान नहीं बचा। उसकी आंखें झनक की यादों में खो जाती हैं, पर झनक अब बहुत आगे बढ़ चुकी है। उसने तय कर लिया है कि वह अब किसी के नाम से नहीं, अपने नाम से जानी जाएगी। उसकी मुस्कान में अब आत्मविश्वास है और उसके शब्दों में दृढ़ता। यही कहानी का पहला बड़ा मोड़ बनता है, जहां झूठ का पर्दाफाश होकर हर रिश्ते की सच्चाई सामने आ जाती है। ऋषि को अपनी गलती का एहसास होता है, अदिति को अपने निर्णय की ताकत और झनक को अपनी पहचान की कीमत। वक्त की रेत पर अब बस यही लिखा रह गया, सच चाहे देर से सामने आए, पर जब आता है तो सब कुछ बदल देता है। घटनाक्रम ने सब कुछ अस्त व्यस्त कर दिया था। ऋषि के खिलाफ पुलिस कंप्लेंट दर्ज हो चुकी थी और अदिति अब पूरी तरह टूट चुकी थी। उसने तय कर लिया था कि अब वह ऋषि के साथ यह झूठा रिश्ता नहीं निभाएगी। घर में गहरा सन्नाटा था, हर किसी के चेहरे पर बेचैनी और शर्म का मिश्रण। अंजना और पराशर कुछ समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर ऐसा कैसे हो गया। मिलानी ने गुस्से में सबका ध्यान झनक की ओर मोड़ दिया, यह कहते हुए कि सारी परेशानी की जड़ वही लड़की है। लेकिन किसी ने यह नहीं सोचा कि झनक के लिए यह स्थिति कितनी भारी थी। वह खुद उस सच से गुजर रही थी जो किसी तूफान से कम नहीं था। पुलिस जब घर पहुंची तो हर कोई स्तब्ध रह गया। अदिति ने ठंडे शब्दों में कहा कि ऋषि ने उसके साथ मानसिक उत्पीड़न किया है और अब वह इस घर में उसके साथ नहीं रहना चाहती। ऋषि बस चुपचाप खड़ा रहा। उसके चेहरे पर पछतावा था, पर सफाई देने की ताकत नहीं। पुलिस ने औपचारिक जांच के लिए उसे थाने चलने को कहा। यह दृश्य बेहद भावनात्मक था, जहां एक ओर अदिति की आंखों में गुस्सा था, वहीं ऋषि की निगाहों में दर्द और बेबसी। परिवार की महिलाएं, खासकर अंजना और मिलानी, रो पड़ी। पराशर की आंखों में झुकता हुआ सिर उस सम्मान की कहानी कह रहा था जो पल भर में मिट गया था। इसी बीच झनक को जब यह खबर मिलती है कि ऋषि को पुलिस ले गई है तो उसका दिल बैठ जाता है। वह तुरंत मंदिर से लौटती है और बिना समय गवाए थाने पहुंचती है। वहां पहुंचकर वह इंस्पेक्टर के सामने खड़ी होती है और कहती है कि ऋषि निर्दोष है। उसके शब्दों में सच्चाई और दृढ़ता दोनों होती हैं। वह बताती है कि ऋषि ने उसके साथ कभी कोई गलत व्यवहार नहीं किया, बल्कि हमेशा एक शुभचिंतक की तरह उसका मार्गदर्शन किया। वह बस उसे सम्मान देने के लिए समारोह में शामिल हुआ था। इंस्पेक्टर उसकी बात ध्यान से सुनता है, थोड़ी देर सोचता है और फिर आदेश देता है कि आगे की जांच तक ऋषि को अस्थायी हिरासत में रखा जाए। जब ऋषि को ले जाया जा रहा होता है तो वह बस एक बार झनक की आंखों में देखता है। वह न कुछ कहता है, न झनक बोलती है, लेकिन उनकी आंखों के बीच जो संवाद होता है वह शब्दों से कहीं गहरा होता है। बैकग्राउंड में हल्का संगीत बजता है जो सीन को भावनात्मक और सच्चा बना देता है। ऋषि बस धीरे से कहता है, तेरी सच्चाई ही मेरी ढाल होगी झनक। इन शब्दों के बाद वह पुलिस की गाड़ी में बैठ जाता है और झनक वहीं खड़ी रह जाती है, जैसे किसी भारी बोझ के नीचे दब गई हो। उस रात झनक मंदिर लौटती है, वही मंदिर जहां वह अपनी मां की तस्वीर के सामने दीपक जलाती है। उसकी आंखों में आंसू हैं, लेकिन साथ ही एक नई दृढ़ता भी। वह कहती है, मां, अब मुझे किसी के सहारे की जरूरत नहीं। अब मेरा रास्ता मैं खुद बनाऊंगी।
उसकी आवाज में दर्द भी है और शक्ति भी। पंडित जी पास खड़े उसे देखते हैं। वे कहते हैं, झनक अब समय आ गया है कि तू अपने जन्म का सच जाने। यह सुनकर झनक सन्न रह जाती है। वह सोचती है कि आखिर ऐसा कौन सा सच है जिसे इतने सालों तक उससे छिपाया गया। अगले दिन झनक आश्रम में पहुंचती है, जहां पंडित जी ने उसे बुलाया होता है। आश्रम का वातावरण शांत है, लेकिन उसके भीतर अजीब सी हलचल है। वहां एक वृद्ध साधु बाबा बैठे होते हैं, जिनकी आंखों में अजीब सी पहचान की झलक होती है। झनक उन्हें देखकर ठिठक जाती है, जैसे उसका दिल कुछ कहने की कोशिश कर रहा हो। पंडित जी दोनों को आमने सामने बैठाते हैं और कहते हैं, यह साधु बाबा ही वो व्यक्ति हैं जिनका तेरे जीवन से खून का रिश्ता है। झनक की सांसें रुक जाती हैं। उसके चेहरे पर अविश्वास, डर और आश्चर्य तीनों झलकते हैं। साधु बाबा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह कहते हैं, बेटी, मैं जानता हूं कि तू क्या सोच रही है, लेकिन यह सच है कि तू अनिरुद्ध बाबू की बेटी है। तेरे भीतर वही खून बहता है। झनक के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह कहती है, यह कैसे हो सकता है? मैंने तो हमेशा खुद को अनाथ समझा है। मेरी माँ ने कभी इसका जिक्र क्यों नहीं किया? साधु बाबा कहते हैं, तेरी माँ ने तुझे दुनिया की नजरों से बचाने के लिए यह राज छिपाया। वह नहीं चाहती थी कि तू उस घर के नाम पर जिए जिसने उसे ठुकराया था। झनक की आंखों से आंसू बह निकलते हैं। वह कहती है, अगर मैं अनिरुद्ध बाबू की बेटी हूं तो मुझे अपने अस्तित्व के लिए किसी से भीख नहीं मांगनी। मैं अपने दम पर अपनी मां को न्याय दिलाऊंगी। मैं साबित करूंगी कि सच क्या है और झूठ कौन। उसके शब्दों में गूंज थी, जैसे किसी युद्ध की शुरुआत हो रही हो। पंडित जी और साधु बाबा दोनों उसे देखते हैं। उनके चेहरे पर गर्व और चिंता दोनों हैं। उधर अदिति अब पूरी तरह अपने निर्णय पर अडिग है। वह तलाक के कागजों पर हस्ताक्षर करती है और कहती है, अब मैं किसी झूठे रिश्ते में नहीं रहूंगी। परिवार उसे मनाने की कोशिश करता है, लेकिन वह अपने फैसले पर डटी रहती है। पराशर और अंजना के चेहरे पर दर्द है, क्योंकि उन्हें पता है कि यह रिश्ता अब लौट नहीं सकता। मिलानी गुस्से में कहती है कि झनक की वजह से सब कुछ बर्बाद हुआ, पर किसी के पास इस सवाल का जवाब नहीं कि क्या झनक को दोष देना सही है। रात के सन्नाटे में झनक मंदिर के सामने खड़ी होती है। दीपक की लौ उसके चेहरे पर चमक रही होती है। वह कहती है, अब मेरी पहचान मेरे कर्मों से होगी, किसी नाम से नहीं। यह कहते हुए वह पंडित जी से वह पुराना पत्र लेती है, जिस पर लिखा होता है, तेरी पहचान तू खुद नहीं जानती। झनक, उसकी आंखों में अब डर नहीं बल्कि उम्मीद है। कहानी अब एक नए अध्याय की ओर बढ़ती है, जहां रिश्तों की उलझन, सच का खुलासा और आत्मसम्मान की लड़ाई तीनों एक साथ टकराने वाले हैं। झनक का सफर अब केवल एक भावनात्मक संघर्ष नहीं, बल्कि अपने अस्तित्व की खोज बन चुका है। ऋषि की बेगुनाही, अदिति का बिखराव और झनक की सच्चाई, सब एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां हर जवाब एक नई कहानी लिखने वाला है।